इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी एक बाल केंद्रित कक्षा में। बाल केंद्रित कक्षा वो है जहां बच्चा सेंटर में है, जहां पर बच्चा सेंटर में है, भगवान है बच्चा, है ना, मतलब बच्चे के अनुसार चीजें होंगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वो है जहां बच्चा सेंटर में है। तो फर्स्ट ऑप्शन द टीचर डज नॉट प्ले एनी रोल। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टीचर का कोई रोल नहीं होता। टीचर क्या है, सुविधादाता है, एक फैसिलिटेटर है। ऐसा नहीं है कि टीचर का कोई रोल नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड में। द टीचर प्ले एक्टिव रोल वाइल द टीचर का रोल एक गार्डनर के जैसा है। जैसे जब आप एक पौधे को लगाते हैं तो उसका ध्यान रखते हैं, जब जरूरत होती है उसको सॉइल देते हैं अच्छी, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो जाए तो उन वीड्स को निकालते हैं, अगर उसको पानी की जरूरत है पानी देंगे, धूप की जरूरत है धूप देंगे। टीचर का वो वाला काम है ना, फैसिलिटेट करने का। द टीचर प्ले एक्टिव रोल वाइल द स्टूडेंट्स आर पैसिव। बच्चे को पैसिव नहीं रख सकते आप, बच्चे को निष्क्रिय नहीं रख सकते। बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होने चाहिए, बेहतर तो ये होगा, लेकिन बच्चे का एक्टिव होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है। द स्टूडेंट्स आर एक्टिव वाइल द टीचर इज पैसिव। ये भी बेकार बात हो गई, भैया टीचर को पैसिव रख के क्या कर लोगे। तो डी ऑप्शन है टीचर एंड स्टूडेंट्स आर बोथ एक्टिव, ये बेस्ट है और हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। कई बार ऐसा लग सकता है आपको चारों ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं और चारों सही भी हो सकते हैं पेडागोजी के केस में, बट कोई एक बेस्ट होगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रहा होगा, है ना। तो टीचर एंड स्टूडेंट्स आर बोथ एक्टिव, ठीक है। अगेन वही एग्जाम्पल जो आपको बहुत पसंद है, जब आप लाइफ पार्टनर चूज करते हैं आप अपने लिए बेस्ट चाहते हैं, मीडियोकर पे नहीं काम चलाएंगे आप अपना। हो सकता है कोई मीडियोकर आपके लिए बेस्ट हो, तो उसी तरह से जिस तरह का क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो बेस्ट है वो आंसर करना है। तो बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अनुसार। चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा, जिसपे बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डुईस की बात भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें आपके फ्रेडरिक फ्रॉबेल से लेके मॉन्टेसरी तक, सब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की पैरवी करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने मतलब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और कहता है, ये बहुत नया टाइप है इस बार के सीटेट के एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में। एक तो कथन दिया हुआ है असर्टिव और रीजन दिया हुआ है, यानी इसका तर्क दिया है। यानी एक तो है कथन, इसको पढ़ना है, फिर इस कथन का तर्क क्या है उसको पढ़ना है। दोनों सही है, दोनों में से कोई एक सही है या दोनों गलत है, ये संभावनाएं होती हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। असर्शन है इन द क्लासरूम्स बॉयज हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म मच बेटर देन द गर्ल्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। यानी कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। मतलब ये कहा गया है, ये स्टेटमेंट दिया है कि लड़के तो अच्छे होते हैं गणित और साइंस में लड़कियों से। आज ही हम जेंडर का टॉपिक कर रहे थे और यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, मैंने पहले कराया है। ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है। ऐसा कोई भी ये फैक्ट नहीं है कि लड़के अच्छे होंगे गणित में और साइंस में। अगर हैं तो इसका मतलब उनको एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा दिया गया है या कोई और रीजन हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला हो सकता है, पर्सनल प्रेफरेंस का मामला हो सकता है। जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां सारी खराब हैं गणित में। नहीं तो हम शकुंतला देवी का नाम नहीं सुनते, मूवी भी बनी है, उनपे देख लीजिएगा कभी। आर फॉर रीजन, यानी इसका रीजन क्या दे रहे हैं सुनिए जरा। भाई हर किसी का तो अपना रीजन ही होता है ना, जो इंसान गलत भी कर रहा है उसकी भी अपनी रीजनिंग है, चोरी करने वाले की भी रीजनिंग होगी अपने पास रखी हुई। तो रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक एबिलिटी कम नेचुरली टू बॉयज देन गर्ल्स। कि भैया लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है, नेचुरली, भगवान की देन। ऐसा नहीं होता है ना, कोई भगवान की देन नहीं होती। ठीक, ये इंटरेस्ट का मामला है और एनवायरमेंट का मामला है। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सिरे से नकारेंगे हम इनको, और अगर आप नहीं नकारेंगे तो नंबर तो आपको मिलेगा ही नहीं, वैसे भी आप जीवन में खराब स्थिति में जाएंगे। तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही बातें गलत है, ना तो ये स्टेटमेंट सही है ना इसका रीजन सही है। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर दोनों में से कोई एक भी सही होता तो हम बाकी ऑप्शंस के साथ जाते। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। इस पे मैं एक कंप्लीट वीडियो 1 घंटे से ज्यादा का बना चुकी हूँ, वो सेशन यूट्यूब पर भी है, तो आप उसको देख लीजिए एक बार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP किस चीज पर जोर देती है, बच्चे की भलाई पे देगी, ऐसा तो है नहीं कुछ अगेंस्ट चली जाएगी बच्चे के। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, हाँ अच्छी बात है, लचीलापन होना चाहिए करिकुलम में, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन के जमाने जा चुके हैं। स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकृत, मानकीकृत नहीं, हमें डिफरेंशिएटेड चाहिए जिसमें हम बच्चे को ध्यान में रख सकें, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख सकें। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, मानकीकरण के चक्कर में हम बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि बच्चे अलग अलग ढंग से सीख सकते हैं। हम सबके लिए एक ही जैसा पेपर बनाते हैं और सबको एक ही डंडे से हाँकने का प्रयास करते हैं, तो ये तो गड़बड़ है। पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण यानी डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, यानी ऐसी टेक्स्ट बुक लिख दो जिससे बच्चा कनेक्ट ही ना करे, जो बच्चे के जीवन से दूर दूर तक संबंधित ना हो, है ना। बच्चा दिल्ली से है और आप केरला की बात कर रहे हैं, है ना, या फिर चलो केरला तक तो फिर भी ठीक था, वो जान जाएगा कि वहां क्या चल रहा था, लेकिन बच्चे के एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता खुद को, तो प्रॉब्लम है। इसीलिए हम अलग अलग राज्य की अलग अलग चीजों के आप देखते हैं, अगर EVS भी पढ़ेंगे तो उसमें तरह तरह की कहानियां हैं, जिससे
उसमें डाइवर्सिटी है ताकि कॉन्टेक्स्ट से जुड़े वो अलग अलग बच्चों के। रोट मेमोराइजेशन पे तो रटने पे फोकस नहीं करना, मीनिंगफुल लर्निंग अर्थ निर्माण पे फोकस करना है जो उसके जीवन से जुड़े। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम इज द राइट आंसर। पाठ्यचर्या का लचीलापन यानी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हो, अलग अलग बच्चों के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड को ध्यान में रखा जाए। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैसे भी जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी से काम चलेगा, रिजिडिटी से नहीं चलेगा। कठोर नहीं होना, नहीं तो टूट जाएंगे आप, है ना, सुना होगा आपने वो लक्कड़। फ्लेक्सिबिलिटी से जीवन चल जाएगा। अच्छा, तो 12th का ए, द फोकस असेसमेंट शुड बी ऑन, यानी मूल्यांकन का केंद्र जो है वो क्या होना चाहिए, आकलन का केंद्र क्या होना चाहिए। सेंटर में किसको रखें जब आप बच्चे को टेस्ट करें? तो सिंपल सी बात ये कही है। पानी पिएंगे? रहने दीजिए, आप अपने यहां से पी लीजिए, मैं यहां से पी लेती हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक बार। तुम्हें भी ना नहीं मिलेगा, ले लो। मुझे ऐश कर रहा है यार, बहुत बड़ा दिल है मेरा, पानी तो ऐसे ही बांट देती हूँ। देखो एक बार, अपनी बॉटल लेके नहीं बैठती हो। द फोकस असेसमेंट शुड बी ऑन, यानी जब आप आकलन कर रहे हैं तो फोकस किस चीज पे होना चाहिए बताइएगा। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्टिंग व्हाट ऑल द लर्नर्स कैन नॉट डू, यानी अधिगम करता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना। क्या नहीं कर सकता पे फोकस करेंगे आप, रिफ्लेक्ट सिर्फ इस चीज पे करेंगे क्या नहीं कर सकता बच्चा, कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है, पोटेंशियल पे फोकस करना है हमें। बी ऑप्शन है स्पेसिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स इन कंपैरिजन टू द अदर्स इन क्लास। अगर आप दूसरे बच्चों से बच्चे को कंपेयर करेंगे तो ये उसके लिए नकारात्मक साबित होगा। आप बच्चे की आज की परफॉर्मेंस को उसकी कल की परफॉर्मेंस से कंपेयर कीजिए कि बेटा तुम 2 महीने पहले ऐसे थे, आज ऐसे हो। अच्छे हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छे बनो। नहीं हुए हो तो तुमको अपने आप से इंस्पायर होने की जरूरत है, ठीक है ना। लेबलिंग द चाइल्ड इनटू अ नॉर्मेटिव कैटेगरी, यानी बच्चे को आप लेबल नहीं कर सकते, उस पर ठप्पा नहीं लगा सकते, कोई नहीं होते आप उस पर ठप्पा लगाने वाले, हर बच्चा अलग है। डिटेलिंग व्हाट एंड हाउ द लर्नर हैज बीन लर्निंग, ये जरूरी है। आप आकलन इसलिए कर रहे हैं, आप बच्चे को जांच इसलिए रहे हैं कि आप ये देख पाए कि बच्चा क्या और कैसे सीखता है, ताकि उसको आप और अच्छा सिखा पाए और मजेदार सिखा पाए आप उसको, है ना, उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको आगे लेकर के जा पाए। नोट्स जल्दी डलवा देंगे, यहाँ से टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया सौरभ, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ लिखा तो हुआ है 17 दिसंबर का है, 17 जनवरी का सेट है, ऐसा थोड़ी कोई चोरी करके हम आपको झूठे झूठे क्वेश्चन करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम दैट केटर्स टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, यानी ये एक तरह से आइडियलिस्टिक क्लासरूम है, आइडियल क्लासरूम, आइडियलिस्टिक नहीं कहेंगे, आइडियल है, मतलब ऐसा हम चाहते हैं कि हर क्लासरूम ऐसा हो। कैसा? जहां पे बच्चे सामाजिक रचनावादी दृष्टि से सीख रहे हो, बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे हो, एक दूसरे की इंडिविजुअल नीड का ध्यान रखा जाए, बच्चों की अलग अलग ढंग से सिखाया जा रहा हो। इस केस में कौन सा ऑप्शन सही है? फिक्स्ड सीटिंग अरेंजमेंट, यानी बच्चा एक जगह से हिल भी नहीं सकता, तो ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम नहीं हुआ। रचनावाद तो बच्चा एक्टिव होगा ना क्लासरूम में, ठीक है ना चरणजीत। फिर आता है बी ऑप्शन, टीचर गिविंग ओनली इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्टिंग द चिल्ड्रन टू बी टोटली ओबीडिएंट। अब ये तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो गए दोनों ही। चाइल्ड सेंटर्ड कौन सा होगा? एक तो देखो रचनावाद में जिसपे एनसीएफ भी बेस्ड है आपका, एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, किस पे बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविज्म पर, रचनावाद पर। और रचनावाद ये कहता है कि बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है, बच्चे का कंस्ट्रक्टिव होना, नाम से ही लिखा हुआ कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, बच्चा रचना करेगा, ज्ञान का सृजन करने की क्षमता बच्चे में है, ऐसा प्याजे वाइगोस्की दोनों मानेंगे। तो ये बात भी गलत हो गई। मेमोराइजेशन तो मतलब रटने पे फोकस कर दिया आपने, बच्चा जहां एक्टिव होगा वो बेस्ट ऑप्शन है। चिल्ड्रन डिस्कसिंग व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप्स, यानी बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, इससे पता चलेगा कि जो क्लासरूम है वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं और समाज का मतलब क्या? बच्चों के लिए ग्रुप में सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है जरा समझेंगे, मजे लेके क्वेश्चंस करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग। देखो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हमें बच्चों में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करने हैं, यानी 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों में डेवलप करनी है। कौन सी है वो चाहे डिजिटल लिटरेसी हो, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिविटी हो, डिसीजन मेकिंग हो, ये सारी चीजें। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? जस्ट मान ना लेना, बच्चों को अपने दिमाग को लगाने देना, लॉजिक को विकसित करना उसके। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें कि आपको ये देखना है कि बच्चा आलोचनात्मक चिंतन उसके अंदर को बढ़ावा दे पा रहे हैं आप या नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उसको सोचने पे मजबूर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन शॉर्ट बात ये है, ठीक। तो आपको 325 में 48 जुड़वाने को कहा गया, तो ये तो सिंपल जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर दिया, इसमें कहां आपके चिंतन पे जोर पड़ा। अगर आपको आता है एडिशन तो आप जोड़ देंगे, नहीं तो नहीं। फिर है ये क्लोज एंडेड है,
ये मुक्त उत्तर नहीं है, ओपन एंडेड नहीं है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन से दूर ले जाकर के हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन करने होते हैं अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो। बी ऑप्शन है इन विच ईयर वाज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास्ट, यानी अगर हम बाल विवाह प्रतिबंधन अधिनियम की बात कर रहे हैं तो किस साल आया था, तो जिसको याद होगा वो बता देगा इसमें कौन सा, उसने अपनी रिसर्च थोड़े ना लगाई है कुछ, तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म रेसिप्रेशन, अगर आप रेसिप्रेशन को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं तो अब ये नहीं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको याद होगा तो बता देगा, उसने खुद तो बनाया नहीं है रेस्पिरेशन। डी ऑप्शन है एनालाइज द वेरियस रीजन ऑफ पॉल्यूशन इन योर सिटी एंड थिंक ऑफ वेरियस मेजर्स टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। वैसे भी तीनों ऑप्शन कट चुके थे तो सिर्फ डी ही बचा था, या अभी भी किसी को डाउट था कि और इसको भी चेक कर लें, भाई तीन नहीं थे तो फोर्थ ही होगा। ठीक, तो अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। प्रदूषण करने के, प्रदूषण को दूर करने के, रिड्यूस करने के, कम करने के, है ना। ये या तो हमारे टाइपिस्ट जी का कमाल है या फिर आपके सीटेट ने ही, सीबीएसई ने ही गलत दे दिया होगा, दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है ना। तो प्रदूषण कम करने के उपाय सोचे बच्चा, और क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, तो बच्चे को सोचना पड़ेगा। अरे मेरे पिताजी भी अकेले जाते हैं गाड़ी में पॉल्यूशन फैलाते हुए, है ना, उनको बस में भेजूंगा कल से, तो वो बताएगा ऐसा कुछ कुछ। ठीक है ना, तो बच्चे की सोच जागृत होगी, वो क्रिटिकली अलग अलग ढंग से सोचेगा एक पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ओपन एंडेड क्लासरूम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स अ कल्चर ऑफ इंक्लूजन इन स्कूल्स, यानी समावेशन की संस्कृति को बढ़ावा कौन सा ऑप्शन देता है। समावेशन क्या है भाई, जैसे मदर नेचर ने हम सबको एक साथ रखा हुआ है, बारिश होती है सबके लिए एक जैसी होगी, सूरज निकलेगा सबके लिए धूप एक जैसी होगी अगर आप बाहर खड़े हुए हैं तो, है ना, और हवा चलेगी तो सबके लिए चलेगी। उसी तरह से जब एजुकेशन है तो वो सबके लिए होनी चाहिए, चाहे किसी को देखने में समस्या हो, चलने में समस्या हो, कुछ करने में समस्या हो, हर एक बच्चे के लिए इंक्लूजन हो, समावेशन हो, हर बच्चे को हम समावेशित कर पाए, उसकी नीड के अकॉर्डिंग सिखा पाए। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो डिफरेंशिएटेड असेसमेंट्स आर प्रमोटेड टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स, यानी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। बात तो सही है कि आप डिफरेंट तरीके से असेस कर लो बच्चों को, फिर भी देखते हैं। डाइवर्सिटी एंड वेरिड पर्सपेक्टिव्स आर डिस्करेज्ड, भैया डिस्करेज नहीं, एनकरेज करना है, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना है विभिन्नता को। कई लोग, जो लोग जल्दबाजी में होते हैं और प्रैक्टिस कम करके गए होते हैं, वो क्या करेंगे, उन्होंने पढ़ा डाइवर्सिटी एंड वेरिड पर्सपेक्टिव्स, वाओ 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 कितना पॉजिटिव बात चल रही है ना, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों की बात हो रही है। यहाँ लिखा हुआ है हतोत्साहित, लिखा होना चाहिए था प्रोत्साहित, तो जल्दबाजी में आपका एक नंबर बिल्कुल प्यार से चला जाएगा, और ऐसे ही एक एक नंबर कई नंबर प्यार से चले जाएंगे। तो इतने प्यार से नंबर नहीं लेके आने हैं वहां से। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स फील वेलकम्ड एंड वैल्यूड इन द स्कूल, यानी कुछ ही बच्चों को अपना सा महसूस हो, उनको लगे हमारा स्कूल है, हमें तो टीचर प्यार करती है, तो कुछ ही बच्चों के साथ होगा तो ये तो पार्शियलिटी हो गई, सबको होना चाहिए ऐसा कंफर्टेबल फील। डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स एज पर देयर एबिलिटीज, ये सबसे खराब है कि आप बच्चों की क्षमता के आधार पर क्षमता समूहन कर दें, है ना, क्या कर दें, क्षमता समूहन कर दें कि भैया अच्छा तुम फर्स्ट आने वाले बच्चे को 90% लाते हो एक ग्रुप में, अच्छा तुम्हारा आईक्यू कितना है एक ग्रुप में, ग्रुप्स में बांटने से क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। इंक्लूसिविटी का मतलब है हर तरह के डिफरेंट बच्चे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होगी, विभिन्नता में एकता की बात होगी। तो विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन, यानी डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट तरीके से आप असेस कर रहे हो। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसको आप ये थोड़ी कहोगे कि मेरे को सुना करके तुम बताओ या बोल करके बताओ मुझे कुछ, है ना, तो डिफरेंट तरीके से जैसी नीड होगी वैसे। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। आपने मुझे डरा दिया था ना वो लास्ट क्लास जब हुई थी और आपने जो गलत आंसर्स दिए थे पोल में, आज तो मैं देख नहीं पा रही हूँ आप कैसे आंसर दे रहे हैं, नहीं तो चक्कर तो मुझे अभी भी आ जाते। सही आ रहे हैं, निशा कह रही है सही आ रहे हैं। ये आपकी कुछ सेटिंग है इसके साथ, मुझे लग रहा है ये बायस्ड है आपके प्रति। चलो कोई बात नहीं, कल हम देखेंगे, इसमें लॉग इन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल सब्जेक्ट की पेडागोजी करा देंगे, क्यों टेंशन में रहते हो, पुरानी वीडियो देख के काम चलाओ, कराएंगे कुछ दिन बाद, मूड बनेगा जब हो जाता है 18 के आसपास। आसिफ देखिएगा, अलग अलग राइटर अलग अलग बात कहेंगे इस पे भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इन अ क्लास कॉम्प्राइजिंग ऑफ कल्चरली डाइवर्स स्टूडेंट्स, यानी एक ऐसी क्लास जहां सांस्कृतिक विभिन्नता हो, अलग अलग संस्कृति के लोग या बच्चे इन्वॉल्व हो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर, यानी इनमें से कौन सी एक चीज को अवॉइड किया जाना चाहिए, एक टीचर को कौन सी चीज से बचना चाहिए ऐसी क्लास में जहां डाइवर्सिटी वाले बच्चे हों, अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे हों, बताइए जरा।
क्या नहीं करना चाहिए, इन शॉर्ट अवॉइडेड का मतलब है क्या नहीं करना चाहिए टीचर को। नॉट वाला क्वेश्चन है, 3 इडियट की तरह ऐसे कान एकदम खड़े करके ध्यान से आंसर करेंगे। क्वेश्चन आसान होते हैं ऐसे, बट फंसा देते हैं आपको। 1 नंबर प्यार से चला जाएगा, और प्यार से नंबर हम देंगे नहीं, लड़ेंगे नंबर के लिए, अंत तक लड़ेंगे, है ना, अपनी आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी श्वास तक लड़ेंगे। मूवीज में ऐसे होता है ना, देखिएगा। ए ऑप्शन देखिएगा, ब्रिंगिंग एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स इन दी डिस्कशन। ये बात तो अच्छी बात है कि आप विविध संस्कृतियों के उदाहरण चर्चा में लेकर के आएंगे, ताकि अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे जुड़ सकें, क्योंकि आपकी क्लास में अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। बहुत प्यारी बात है। बी ऑप्शन है, डेवलपिंग करिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल सूटेबल टू डोमिनेंट कल्चर। ये गड़बड़ है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली का विकसित करना। ये गलत है कि आपको लग रहा है कि ये कल्चर डोमिनेंट है इस जगह पे जहां मेरा स्कूल है, तो इस कल्चर के लिए ही मैं अच्छे मेथड्स बनाऊं, तो ये तो बायसनेस हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, है ना। ऊपर वाला बिल्कुल प्यारा उत्तर था, बहुत ही अच्छी बात कही गई थी कि डाइवर्स लर्नर ये वो, बट उत्तर के अनुसार ठीक नहीं था। व्यक्ति अच्छा था, आपके लिए अच्छा नहीं था, ऐसा ही हुआ। सी ऑप्शन पे आते हैं, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू शेयर यूनिक फीचर्स ऑफ देयर कल्चर, यानी विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये तो अच्छी बात है, बच्चों को अच्छा महसूस होगा जब वो अपने कल्चर के बारे में बताएगा तो, ठीक है ना। फिर आएंगे डी ऑप्शन पे, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस अमंग स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, कि हर किसी की संस्कृति को, दूसरे बच्चों के कल्चर को भी आपको रिस्पेक्ट करनी है, ये आप बच्चों को मैसेज दें। अब आपने इस क्वेश्चन से 2 चीजें सीखी। एक तो ये कि क्या नहीं करना है कल्चरली डाइवर्स क्लासरूम में, है ना, कि वहां आपको ये नहीं करना है कि कुछ ही बच्चों के कल्चर को इंपॉर्टेंस देनी है और बाकी के बच्चों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है उनके कल्चर को, अगर उनका कल्चर उतना मशहूर या डोमिनेंट नहीं है तो। पहली बात तो हमने ये सीखी। बाकी 3 बातें हमने ये सीखी दूसरे सेक्शन में, कि एक तो हमें अलग अलग कल्चर के एग्जाम्पल्स देने हैं एक कल्चरली रिच एनवायरनमेंट में। भाई नॉट हटा के भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस केस में आपको पता हो कि डाइवर्स कल्चर से एग्जाम्पल्स आपको लेकर के आने हैं, विविध प्रकार के उदाहरण आपको देने हैं बच्चे को। दूसरी चीज क्या हो, एनकरेज करना है जो भी अच्छी बातें हैं हर एक कल्चर में उस चीज को। तीसरी चीज क्या है, हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट करना है बच्चे को, ये सिखाना है। जैसे हम शुरुआत में बोलते हैं गुड इवनिंग एवरीवन, और सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। ये क्या है, ये रिस्पेक्ट है हर एक कल्चर की, जो मैं कोशिश करने की अपनी बात के थ्रू, अपने थ्रू कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सिंपल बात हो गई। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। भावुक हो गए हो, मैं कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। मैम आज सीजी टेट का आंसर किया आया है, उसमें मेरा 114 नंबर आया 150 में से। मैं आपके साथ पिछले 4 महीने से जुड़ा हूँ, ये आपकी वजह से ही हो पाया है। थैंक यू सो मच। विश्वकर्मा प्रसाद कह रहे हैं सुपर चैट करके, थैंक यू सो मच विश्वकर्मा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अलग अलग देश भर से तैयारी करते हैं और जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको आप देखते हैं, मैराथन्स देखते हैं चैनल पे, और ये बहानेबाजी नहीं करते हैं कि फलाने एग्जाम के लिए करा दो, ठिकाने के लिए करा दो, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादातर चीजें वहां ऑलरेडी हैं चैनल पे, अगर आप सच में पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो अच्छा लगता है ये चीज को देख करके। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट्स, आप जल्दी ही जॉब लें, अच्छा करें जीवन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू रीड, इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड लेटर एंड वर्ड्स। मतलब क्या हुआ, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। मतलब आपकी पढ़ने की जो एबिलिटी है, चीजों को समझने की जो एबिलिटी है, इंटरप्रेट करने की जो एबिलिटी है, वो डायरेक्टली प्रभावित, यानी इन शॉर्ट रीडिंग की एबिलिटी। डिसलेक्सिया, याद कीजिए तारे जमीन पर ईशान अवस्थी, डिसलेक्सिया। ऐसा बच्चा वॉज को 100 पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है ना, 6 को 9 पढ़ सकता है, गॉड को डॉग पढ़ सकता है ना, और क्या हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें रिवर्स में पढ़ सकता है। बेसिकली वो रिवर्स वाली प्रॉब्लम इसमें होती है, वर्ड्स को, लेटर्स को इंटरप्रेट करने में उसको दिक्कत होगी। डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन वैफल्य है, राइटिंग से रिलेटेड होता, अगर यही बात राइटिंग की होती तो हम इसके साथ जाते, अगर मैथ्स की होती तो हम डिस्कैलकुलिया कह देते क्योंकि कैलकुलेशन की बात है। तो ये वाचन वैफल्य या पठन वैफल्य कहते हैं इसको, डिसलेक्सिया को। गति समन्वयन कौशल होता है डिस्फेजिया, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंड करने या भाषा को यूज करने, बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, और जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी हड्डियों से या जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे को चलने फिरने में, मूव करने में, मोटर एक्टिविटीज करने में दिक्कत होगी। तो ऐसे बच्चे को अगर आप चाहते हैं क्लास में सक्सेसफुली
इंक्लूड हो तो आपको क्या करना चाहिए? नाहिदा धन्यवाद, आपने कहा एनर्जेटिक सेशन। मैं अपनी एनर्जी को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, स्पीड में पढ़ाइए मैम। आजकल इतनी स्पीड में पढ़ा देंगे किसी ने सोचा नहीं होगा, है ना। स्पीड में तो मैं बहुत तेज पढ़ा सकती हूँ, ये बात आप सब इस बात से अवगत हैं, बट ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही है यार, थोड़ा सा नॉर्मल चल लेते हैं। और वैसे इतना बोलना पड़ता है पेडागोजी में, इतने रामायणे हैं, रामायण तो कोई शब्द नहीं होता होगा, रामायण है, उसमें भी मैं बिल्कुल ससम्मान ये बात कह रही हूँ, रामायण को बिल्कुल भी खराब नहीं बता रही हूँ, बस ये बता रही हूँ कि एक बड़ा ग्रंथ है रामायण, नहीं तो कई लोग इस बात को भी दिल पे ले जाएंगे। देखिएगा एक बार, मैंने खुद बचपन में बहुत पढ़ी है, देखी भी है। टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी गतिक दिव्यांगता, यानी चलने फिरने से रिलेटेड जिनको भी दिव्यांगता है उनको आप कैसे, अच्छा कुछ और पूछा है भाई, to ensure successful inclusion of students with locomotor disabilities it is important to avoid, इसका आंसर दिखाना जरा, इसमें गड़बड़ की होगी ज्यादातर लोगों ने, दिखाओ फटाफट फटाफट। क्या पोल ही नहीं भेजा था? कमाल करती हो, वाह, फोन में लगी रहो, हैं? बंदा है नहीं कोई, फोन में लगना है इनको, हैं? आंटी को बताऊंगी आज कि आपकी बेटी वहां बैठ के क्लास में फोन में लगी रहती है, जरा देखो कोई हो तो। हमें तो बता नहीं रही है, कोई बात नहीं, एक बार इसका आंसर दो। मतलब हमारे पोल वाले लोग ही सो जाते हैं, हम यहाँ इतनी एनर्जी में लगे पड़े, वो अपना चुपचाप चैटिंग कर रहे हैं। और खाना खाया? ये पूछ रही हो तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी हमें, बेहतर की उम्मीद किए थे हम। कौन सा एक्ट पढ़ रही थी? अभी पढ़ना है तुम्हें सारी दुनिया की चीजें। देखो एक बार, अगर हम बात करें, दिखाना जरा, दिखाना कितना आंसर आ रहे हैं, 65% ए ऑप्शन। अब तो आप सीख गए होगे, चलो देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने घुमा दिया है। पूछा है गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। मतलब क्या नहीं करना है, नॉट वाला क्वेश्चन हो गया है ना, अवॉइड लिखा था ना। 65% लोग ए कह रहे थे, अभी तो पता लगेगा, मैं तो पता नहीं है पहले से आंसर, देखती हूँ अभी। अवॉइड यानी किस चीज से बचना है उन बच्चों के साथ डील करने में जिनको चलने फिरने में दिक्कत है। पहला ऑप्शन है अलोकेटिंग क्लासरूम्स, लाइब्रेरी एंड लैब्स ऑन द टॉप फ्लोर। कमाल कर दियो पांडे जी, आज तो आप दिल खुश हो गया। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये सही उत्तर दोगे, आपको समय मिल गया ना, इन्होंने पोल दिया नहीं टाइम पे, और तब तक आपको शक हो गया होगा मेरी शक्ल देख के। देखिएगा, तो ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन नहीं करेंगे। भाई जिन बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत है, बैसाखी से आ रहे हैं या व्हील चेयर से आ रहे हैं या और कोई दिक्कत है उनको चलने फिरने में, मूव करने में, तो उन बच्चों की क्लास फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या 18वीं मंजिल पे थोड़े ना रखोगे, अगर होती है स्कूल में तो, है ना, आप रखोगे ग्राउंड फ्लोर पे। इस चीज से आप बचोगे। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए अपने लिए। मम्मी से कहेगा लड्डू लेके आए आपके लिए। विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, यानी लेवलिंग ऑफ ऑल एरियाज ऑफ स्कूल विद रैंप्स एंड लिफ्ट्स। ये बात सही है कि जितना हो सके स्कूल के जितने भी एरिया हैं वहां पे रैंप्स बनवाई जाएं, जिससे कि बच्चा जा सके, अगर वो सीढ़ी नहीं भी चढ़ सकता तो रैंप का इस्तेमाल करे या लिफ्ट का इस्तेमाल करे। ये बात सही है। इससे ये एक तरह से आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता भी है कि हमें पब्लिक जितने भी प्लेसेस हैं उनको एक तरह से डिसेबिलिटी फ्री करना है, कि हर कोई जा सके वहां पे, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो स्कूल्स हो। मेकिंग अडेप्टेशंस एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स, ये बात भी सही है, जैसी बच्चों को नीड हो उसके हिसाब से आप अपने अडेप्टेशन कर लीजिए। रीजनेबल एकोमोडेशन इन सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि सही से आप उचित व्यवस्था करें बच्चों के बैठने की, ये बात भी सही है। अब बात क्या सही नहीं है, बात सिर्फ ए ही सही नहीं है, और आपने उत्तर बिल्कुल सही दे दिया है ना। ये मेरी ही वीडियो मुझे दिखाई जा रही है। खैर चलिए आते हैं, आज तो हम लगभग 8000 लोग जुड़ ही चुके हैं, तो इसी बात पे ताली बजाइए और खुश रहिए और सीखते जाइए, है ना। आपको क्या लगा मैं ये कहूंगी लाइक कर दीजिए? नहीं, मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हुई। देखिए क्वेश्चन नंबर 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद क्रिएटिविटी, यानी वो बच्चा जो कुछ नया ओरिजिनल करने की क्षमता रखता है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। ये नहीं है वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना होता है, ऐसे कान खड़े कर लेने होते हैं और थोड़ा चौकन्ना होकर के जवाब देना होता है। तो क्रिएटिविटी का लक्षण हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ भाई उच्च क्रम समस्या समाधान, अलग अलग सी मुश्किल समस्याएं भी बच्चा सॉल्व कर देगा। फिर आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये जस्ट ऑपोजिट है, क्रिएटिविटी का दुश्मन है कन्वर्जेंट थिंकर होना। अब सारी चिंतक है अगर कोई बच्चा तो वो क्रिएटिव नहीं होगा, वो इंटेलिजेंट हो सकता है बट वो क्रिएटिव तो कतई ही नहीं होगा, है ना। तो ये इंटेलिजेंस से जोड़ा है किसने, जेपी गिलफर्ड ने
किसको? अभिसारी चिंतन को। और जेपी गिलफर्ड ने ही क्रिएटिविटी से जोड़ा है डाइवर्जेंट थिंकिंग को, यानी बिखरती हुई सोच, अलग अलग दिशाओं में सोच, बिखरती नहीं दिशाओं में सोच। नोवल इनोवेशन, कुछ नया, एडिसन की तरह बल्ब बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है, नवाचारी प्रयोग है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा की प्रबल भावना, बहुत क्यूरियस होते हैं, कुछ नया मिल जाए, कुछ डिफरेंट, हर चीज पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो तीनों बातें सही है, बट बी गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा